प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उनका वेलकम किया गया। इसके बाद फोटो सेशन हुआ। एक मंच पर एक साथ 30 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर काफी खास हो जाती है। शी जिनपिंग ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और इसके बाद यहां पर फोटो सेशन किया गया है। और जिस माहौल में ये एससीओ की बैठक चले, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक है और निपुण आनंद जी है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। मोहम्मद अमीन सर, अब ये जो तस्वीरें हैं और जिस मौके पर खासकर ये एससीओ की बैठक हो रही है, जब टैरिफ और ट्रंप का जो विवाद चल रहा है, उन सब के बीच ये जो बैठक चली, इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है। क्या ब्रिक्स और एससीओ ये ट्रंप के टैरिफ को लेकर कुछ अलग अपना कुछ एक माहौल बनाएंगे, एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैसेज देने की कोशिश ही, मैसेज जा चुका। हाँ, ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है, ये कोई चाइना विजिट नहीं थी। ये शंघाई कोऑपरेशन का ये एक मीटिंग था। इसके अंदर आप देखिए कि हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं। इसमें दो शक्तियां भारत को मिल रही हैं। भारत अपने आप में एक शक्ति है, तीन शक्ति इधर से हो गई। तो ये दर्शाता है क्लियर कट कि देखिए, यहाँ के जो एशिया के लोग हैं, सेंट्रल एशिया के और एशिया के और ईस्ट एशिया के लोग हैं, ये यूनाइट हो रहे हैं। अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इस तरीके से इन्होंने कोशिश की दिखाने की कि हम ट्रम्प टैरिफ वार करेंगे। ठीक है, करिए आप अपनी जगह, लेकिन हमारे पास और देशों के लिए निर्यात और आयात करने के लिए बहुत सुविधाएं हैं। जैसे कि आप पता ही है, सभी को दुनिया जानती है कि भारत का जो ट्रेड है वो 220 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी है। और अब ये जो इन्होंने सिर्फ बहाना लिया है रशिया का कि हमने रशिया में तेल लिया है, तो इसलिए उन्होंने, भाई आप भी तो कर रहे हैं ना, आप भी कुछ ना कुछ करते हैं, हर तरीके से करते हैं। कभी बात करते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी को आपके स्टेटमेंट्स ही वेरी करते हैं। जब से आप बने, पहली बार भी बने तभी, बल्कि इनका मजाक उड़ाया गया पूरी दुनिया में कि ये ट्रम्प कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इनके तो बड़ा जोक भी बने। लेकिन आज आप देखिए कि इस तरह से करने से पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच गया। चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो चाइना हो। चाइना पे भी इन्होंने कहा था हम 200% टैक्स लगाएंगे। अरे कोई तरीका है? आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन इस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके लिए कि इनके कोर्ट ने, इनकी जो सरकार की कोर्ट है वहां पर, उसने भी कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने भी वहां पर इनको चैलेंज किया है, ये ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, उनका अपना मूड है। इज ए बिजनेसमैन, उनको अपना सिर्फ फायदा दिखता है। और मैं समझता हूँ कि अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए ही आगे हैं, जबकि इन्हें डॉलर से कोई ज्यादा लगाव नहीं लगता। क्योंकि इन्होंने ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी इस बात को मेंशन किया था, जब ये पावर में नहीं आए थे ट्रम्प। उन्होंने यही कहा था कि ब्रिक्स की करेंसी अगर आई तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे जो कंट्रीज हैं। और भाई इन्होंने किया। आज देख लीजिए आप, हर एक कंट्री के ऊपर टैक्स, अनाप शनाप टैक्स लगाए, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो जापान हो, मतलब चाहे यूके हो। हर तरीके से इन्होंने हर एक को परेशान करने की कोशिश की है, जो भी कर सकते हैं। लेकिन इससे इनके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है पूरी दुनिया में। आज दो प्लेटफॉर्म बनने को दिख रहे हैं बहुत जल्दी। एक तो एशिया के कंट्रीज के जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे हैं, और दूसरे जो आप देखिए वेस्ट में आप देखेंगे तो अमेरिका के, और अमेरिका के जो कुछ सपोर्ट कंट्री हैं वो उनके साथ हैं। क्लियर कट बंटवारा दिख रहा है। अब इसकी क्या मायने होंगे, यानी क्या जो अभी तक अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज का दबदबा होता था, अब उसमें जो है एक दूसरी शक्ति तैयार होने वाली। निपुण जी, आप समझना चाहेंगे, एक तरफ तो 7 साल बाद हम शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप को भी मैसेज देना है, क्योंकि ट्रंप ने अभी यूरोपीय देशों से कह दिया कि आप भी भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ लगाएं। यानी ट्रंप तो लगा ही रहे हैं, कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों से आप भी लगाओ, लेकिन उनके अपने हित हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जिस तरीके से चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं, इस कूटनीति को कैसे समझाते हैं हमारे दर्शकों को आप? देखिए, यही कहा जाता है कि समय के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रकृति रहती है कि नथिंग इज अ परमानेंट। यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। और ये तो मुझे लगता है कि अमेरिका वो गलती कर रहा है जो गलती उन्होंने 90s में की थी। जब हम देखते हैं कि 70s के दशक में आप देखते हैं अमेरिका, चीन, पाकिस्तान एक साथ खड़े हुए थे, और जब इन्होंने चीन के साथ संबंध खराब करने शुरू किए तो तभी क्या था कि रशिया और चीन की नजदीकियां बढ़ी। और आज ये रशिया और चीन जो है दोनों ही क्या कर रहे हैं, अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका के द्वारा स्टैब्लिश जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं।
आज ये खुद ही भारत को क्या करें, प्रमोट कर रहे हैं कि जाइए आप और एक RIC बनाइए, रशिया इंडिया चाइना, आप एक ट्रायंगल बनाइए और हमारे खिलाफ आप खड़े हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका खुद ही एक बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती कर रहा है। रही बात, आपने कहा कि चीन के साथ जो भी संबंध देखने को मिल रहे हैं, देखिए इसकी तो बात तो हम बहुत आगे की बात है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो आज बहुत ज्यादा समस्या का विषय अमेरिका के लिए बनेगा ही, लेकिन जो आज PM मोदी ने सुबह बोला कि चाहे वो मानसरोवर यात्रा की बात हो, चाहे आपका सीधी फ्लाइट्स की बात हो, और भी बहुत सारे एरियाज में हम जो कोऑपरेशन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से PM मोदी को वेलकम हुआ और जिस प्रकार से एक कॉन्फिडेंस दोनों नेताओं में दिख रहा है, और जिस प्रकार का रेड कार्पेट अभी आप दिखा भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो ये स्पष्ट है कि दोनों देश बहुत तेजी से के नजदीक आ रहे हैं। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक पेपर भी लीक हुआ था जिसमें खुद चीन ये कह रहा है कि हम अब भारत का संबंध अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। तो मैं कुल मिला के देख रहा हूँ कि चीन इस अवसर को किस प्रकार से कैच करता है, भारत इसमें क्या करता है कि नए अवसर कैसे तलाशता है। अभी हम देखें जापान की यात्रा हुई, 10 ट्रिलियन येन की 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात जापान ने कही। तो जब जापान जैसा देश भारत की इकोनॉमी पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास जताता है, तो मुझे लगता है कि एशियन कंट्रीज ही नहीं बल्कि यूरोप के देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बात और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है, जो PM मोदी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि लगातार भारत जो है किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जापान जो था अमेरिका की धमकियों के सामने झुककर अमेरिका के फेवरेबल वाले उन्होंने क्या कर दी, डील कर दी। वियतनाम है, यूरोप के कई देश हैं, लेकिन भारत ने कहा हम वेट कर लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, अपनी शर्तों पर करेंगे, आपकी शर्तों पर नहीं करेंगे। जैसी डील हमने ब्रिटेन के साथ की, यानी कि ब्रिटेन के साथ जो डील हुई है वो भारत की शर्तों पर हुई है। अमेरिका चाहता है कि हमारी शर्तों पर डील हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छे ये स्टेप लिया गया। और इसी को बोला जाता है कि अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं कि हम लोग जो मल्टीलैटरल पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते थे कि पहले हम बात करते थे NAM की, आज हम बात करते हैं मल्टी एंगेजमेंट की, यानी कि हम सबके साथ एंगेजमेंट करेंगे। तो वो आज हमको दिखाई दे रहा है कि वो एंगेजमेंट की पॉलिसी। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, चूंकि आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है, आप कई देशों में रहे हैं, अब ऐसे में हमारे भारत के बारे में कहा जाता है, PM मोदी के बारे में कहा जाता है कि आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। ये जो आपदा एक ट्रम्प की तरफ से पैदा की गई, लेकिन हमने जो अभी ब्रिटेन के साथ डील किया, अब हम जो चाइना के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 10 देश नहीं 30 देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे पहुंचे थे। तो यहाँ पर भी अभी आपने जो है ब्रिक्स की करेंसी की बात की, अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो अभी व्यापार हो रहा है उसमें हमारे रुपए की भी बात हो रही है कि भाई डॉलर में, रुपए में भी व्यापार होगा, यानी एक अलग राह तैयार कर रहे हैं भारत और एशियाई देश। देखिए, हमारे मोदी जी की तारीफ है कि UAE में गए थे, सऊदी में गए, वहां भी रुपए की बात की। इसके पहले ब्रिक्स में भी चर्चा चलाई थी उन्होंने रुपए में पे करने की बात। तो अब ये एक विद इन जो हमारे कंट्रीज हैं ब्रिक्स के या SCO कंट्रीज हैं या SAARC कंट्रीज हैं, इनमें कोशिश ये की जा रही है कि जो इंटरनल हमारी जो करेंसी है वो एक दूसरे से एक्सेप्ट की जाए। जैसे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉलर में की जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे ट्रम्प साहब को है, क्योंकि ट्रम्प का अपना बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का। वो चाहते हैं कि इस अच्छा अवसर है, ये लास्ट चांस भी है उनका एज ए प्रेसिडेंट, तो वो एक क्रिप्टो करेंसी भी यूज़ कर लें अपनी। लेकिन अब चूंकि उनकी अनबन हो चुकी है, उनके अपने ही लोगों से और उनके अपने ही देश में कोई भी कॉपरेशन उनको उस लेवल पे नहीं मिल रहा जिस वजह से वो जीत कर आए थे। आज वो देखिए हर तरह से अलग अलग बात करते हैं, हर एक को खुद तो करते ही करते हैं और यूरोपियन यूनियन को भी कहते हैं, भड़काते हैं इस तरीके से। और वो समझ चुके हैं इस बात को कि हमारे देश पे, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत इस एरिया का लीडर है और भारत अब जो जितने भी देश हैं उनको एक तरह से लीडरशिप देता है और उनकी बात करता है, उनके साथ सौहार्दपूर्ण बात करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है अच्छी तरीके से। आप देखिए रिसेंटली विजिट हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूके की, तो यूके में भी देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सीधे मालदीव चले गए। मालदीव में भी जो चाइना का प्रभुत्व था वहाँ पर वो मुझे कम दिखा और वो सीधे मोइदू साहब जो थे अट्रैक्ट हुए मोदी की पॉलिसी पे, मोदी की बातों पे, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने रीओपन की जो सुनने को तैयार नहीं थे स्टार्टिंग जब जीत कर आए थे इसी चाइना के इन्फ्लुएंस में। उसके बाद आप देखिए अभी रिसेंटली गए हैं जापान SCO समिट में आने से पहले, तो वहाँ भी यही बात की और वहाँ भी यही मुद्दा, क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान इसमें आने वाला है, इसीलिए वहाँ पर भी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को उठाया और हमारे मोदी जी ने उठाए थे। हमारे मोदी जी तो G20 से उठाते आए हैं कि आतंकवाद के मुद्दे को, और आतंकवाद के मुद्दे को इसीलिए उठाया गया कि पाकिस्तान कोई अपनी
हरकत यहाँ पर करना करे, ना कोशिश करे, ना पहल करे, ना बात करने की। क्यों? और क्योंकि अमीन मोदी सर, जी आपने देखा पहले होगा जब अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे कुछ दिन पहले जी, इजिप्ट में, उन्होंने उन्होंने मना किया हस्ताक्षर करने से मना किया था, यानी एक मैसेज जी दे दिया था कि भाई ये अब बर्दाश्त जी नहीं होगा। जी। तो इसलिए वो इस बात को समझ गए थे बात से, तो इस बात को आपकी कोई बात नहीं उठाई गई, सिर्फ बायलैटरल टॉक इनके साथ आज हुई है, और कल हमारी रशिया के और हमारे प्राइम मिनिस्टर की होने वाली है मुलाकात। उसमें बहुत कुछ मुद्दे वहाँ रशिया के साथ भी टैकल किए जाएंगे, जिसमें टैरिफ वार मेन इंपॉर्टेंट होगा। जो मुद्दा उन्होंने उठा रखा है ट्रंप ने कि हम रशिया से क्यों ले रहे हैं ऑयल और क्या हम उनसे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, अब वो समय निकल चुका, बहुत पहले हुआ करता था 62-65 में कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। आज हमारा देश इंडिपेंडेंट है, हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हमारे देश का राष्ट्र का जो लीडर है उसकी अपनी एक धाक है। मोदी इज नोन फॉर देयर एक्शन, एक्शन प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, अभी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी सिंदूर ऑपरेशन चला दिया, उससे पहले भी आप देखिए कनाडा से बात करनी बंद कर दी थी हम लोगों ने। इस तरीके से हमारे पर कोई ऐसा नहीं है कि हम टिट फॉर टैट नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत रहें। अगर हमसे आप अच्छा रिश्ता रखेंगे तो हम आपसे रखेंगे, अदरवाइज डिप्लोमेटिकली हम चलेंगे, अदरवाइज हमसे बंद भी कर सकते हैं, जो कि आपके सामने उदाहरण है कनाडा का। कनाडा से हमने बिल्कुल रिश्ते बंद कर दिए थे, एम्बेसी क्लोज कर दी थी। यही दर्शाता है कि हमारी स्ट्रांगनेस और हमारी विलनेस हमारी क्या है। सही पॉइंट उठाया सर निपुण जी। जो जिस तरफ सर इशारा कर रहे हैं, कनाडा हो या फिर मालदीव, इन दोनों देशों ने भी एक बार जो है थोड़ा सा आंख दिखाने की कोशिश की थी, किसी के बहकावे में आकर, किसी दबाव में आके, लेकिन किस तरीके से दोनों फिर जो है झंडे के नीचे आए ये भी हमने देखा। अब जो है जहां तक बात अमेरिका की है, अब अमेरिका को किस तरीके से घेरा जाए उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर चाइना और रूस सबसे बात कर रहे हैं। अब जब खबर है कि पुतिन जी इस साल के आखिर तक आ सकते हैं, इससे तो ट्रंप साहब को और मिर्ची लगेगी फिर। हाँ, मिर्ची तो लगेगी। अब ये देखें कौन सी लगेगी वो देखें, लेकिन उनको प्रॉब्लम तो होगी। देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस पॉलिसी को, हम लोग अपनी, हालांकि मीन साहब तो बहुत अच्छे से बता ही रहे हैं चीजों को, हम इसको एक फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और एक पैरा डिप्लोमेसी के रूप में देखते हैं। यानी कि इसको हम देखें कि फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, अगर आपसे बात नहीं बन रही है तो हम दूसरी ओर जाएंगे, दूसरी ओर बात नहीं बनेगी हम तीसरी ओर जाएंगे। अब भारत ये नहीं बैठकर सोचेगा कि उसको बुरा लग जाएगा, उसको टेंशन हो जाएगी, उसको इंसल्ट ना हो जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारा अब सिंपल एक मोटिव है कि वी फोकस ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन अच्छा मान रहा है कौन बुरा मान रहा है। और दूसरी बात क्या, भाई अमेरिका भी तो जो आज टैरिफ खेल रहा है वो कौन सा किसी और के लिए, वो भी अपने देश के हित के लिए बात कर रहा है। वो भी चाहता है कि मेरे देश को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात की तो बात क्लेम कर रहे हैं ना। और तुम रशिया से ट्रेड कर रहे हो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका जो रशिया से ट्रेड कर रहा है और अमेरिका जो रशिया को पैसा दे रहा है, रशिया को जैसे ही वो पैसा मिलता है रशिया उसको साइन कर लेता है, निशान लगा लेता है कि ये पैसा जाएगा आपका हेल्थ में, ये पैसा जाएगा आपका एजुकेशन में। लेकिन जो भारत के साथ ट्रेड होगा वो वेपन मिनिस्ट्री में जाएगा, यानी कि आपका वॉर मशीनरी में जाएगा। ये कमाल का तर्क है इनका। तो जब वो अपने हितों के लिए इतने संजीदा होकर काम कर रहे हैं तो हम भी तो करेंगे भाई। और हमारी तो आवश्यकताएं ज्यादा है। 140 करोड़ का देश है, आप उसको लिमिट कर देना चाह रहे हो। आप चाहते हो ईरान से तेल ना खरीदे, आप चाहते हो रूस से भी तेल ना खरीदे, वेनेजुएला जाके आपने क्या कर दिया, नेवी अपनी लगा दी है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? बस हम लोग अपने अकॉर्डिंग ना नीति बनाए। तुम बताओ। तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं अमेरिका जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो जब सोवरेनिटी को चैलेंज होगा, जो देश का प्राइमरी फोकस होता है किसी भी देश की सरकार का कि वो अपनी सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को क्या रखे, उसको बनाए रखे, तो ऐसे में अगर भारत सरकार अपने विकल्प चुनती है तो मैं मानता हूं कि अग्रेसिव होने के साथ साथ अगर विकल्प भी चुना जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर बुरा मानता भी अमेरिका तो माने, लेकिन हमें अपनी जो एक सिक्योरिटी है, अपनी सोवरेनिटी उसको बनाए रखना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है इसका, देखिएगा प्रभाव आपको लॉन्ग लास्टिंग दिखाई देगा। जिस प्रकार से भारत की भी आज स्थिति है, हम चीन की तरफ से ताकतवर तो नहीं है फैक्ट इन द इकोनॉमी, लेकिन उसके बाद भी भारत अपने प्रिंसिपल्स के साथ में अमेरिका के सामने खड़ा है। तो ये बहुत से देशों को एक मोटिवेशन फैक्टर मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु का मतलब जो विश्व को दिशा दिखाए, डायरेक्शन दिखाए। हमने दिखाया कि हम सिद्धांतों के साथ खड़े हैं, प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं, और हम अमेरिका के साथ भी टक्कर लेंगे। और कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ हमारे साथ। 98 में ये हुआ था, तब भी उन्होंने इस प्रकार के सेशन लगाने शुरू किए थे कि तुमने परमाणु बम के बना लिया, तुम बनाओ तो अच्छा, हम बनाए तो दिक्कत।
तो जब इस प्रकार के इश्यूज को लेकर बात आती है तो मुझे लगता है कि दम है तो अड़ना जरूरी है, खड़े होना जरूरी है। ठीक है, भारत ने वही कहा। अमीन सर, अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जापान हो, चीन हो, कनाडा, तमाम देशों के ऊपर उन्होंने ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। अब ऐसे में मुखालफत किसको लेकर हो रही है? रूस को लेकर हो रही है। अब एक ही मंच पे सारे राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहा है। कल जब बातचीत होगी, पुतिन भी होंगे वहाँ पे, शी जिनपिंग भी होंगे, बाकी 30 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो सारे लोग होंगे। तो टैरिफ से पीड़ित तो लगभग सभी हैं, और जिनके लिए टैरिफ लगाया गया है रूस, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर होंगे। फिर यहाँ पे किस तरीके से कूटनीति तैयार की जाएगी फिर आगे? देखिए, इनको वापस अपनी जगह आना पड़ेगा। ये इनकी जो पॉलिसी है, मैंने पहले कहा है 50-50 है, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं, जितनी दौड़ आगे करते हैं उतनी पीछे चले जाते हैं। इन्होंने भी शुरू में, ट्रम्प ने भी लगाने की कोशिश की, उसके बाद कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया कि हम इनको 90 दिन का दे रहे हैं, किसी को 2 महीने का दे रहे हैं, और हम इतनी % बढ़ाएंगे। अभी भी इन्होंने यही कहा है, जब ये एससीओ समिट होने वाली थी उससे पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अभी तो हमने 50% किया, इसके बाद हम 10% फिर बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह की इनकी पॉलिसी, उसके बाद उनको कोर्ट का डिसीजन ही आ गया उनके लिए। वो सोचते हैं कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारे सभी जो राष्ट्राध्यक्ष गए इस एससीओ मीटिंग में, सबके लिए अपने अपने राष्ट्र प्रथम है, और हर एक की अपने अपने देश के हित है, अपनी अपनी पॉलिसी है, उसके तहत बात होगी वहाँ पर। और इस बात से वो घबराए हुए हैं, जिस तरह की हमारे जो ट्रेंड दिख रहे हैं फोटोग्राफ में, जिससे उत्साह से लोग मिल रहे हैं, चाहे वो चाइना, चाहे और कंट्रीज हों। अभी आप देख रहे थे कि वहाँ के म्यांमार के जनरल भी मिले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो लोगों को चाहत है हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, कि ये कैसे लीडर हैं जो कोऑपरेट करके चलते हैं, मिल के चलते हैं, और कोई घमंड नहीं है हमारे मोदी जी के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है, और बहुत ही हम्बल है, जिसकी एक प्रशंसा की जाती है चारों तरफ से, इसीलिए इनको अवार्ड भी मिले गए। और सर, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसके भी हम जिक्र कर लें, क्योंकि अभी फोटो सेशन हुआ, लेकिन इसके बाद जो अभी शी जिनपिंग साहब ने कहा कि हाथी और ड्रैगन एक साथ आए, साथ चलें, इसके बाद फिर ग्लोबल टाइम्स में जो हेडलाइंस आई वो ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम साझेदार हैं। इसके क्या मायने? टोन बदल गया है। अमीन सर। हाँ, नहीं, देखिए ना, उनको तो अब ये पता चल गया कि हम लोग बराबर के पार्टनर हैं। तो साझेदार इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बराबर के पार्टनर हैं, एक दूसरे के ऊपर राइट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा इंडिया तो करता ही नहीं है, इस बात को पहल नहीं करता है, और न ही चाइना को करनी चाहिए। अगर चाइना समझदार है, इस बात को समझ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब उसको इस तरह की छोटी मोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और हमारे देश को सहारा देना चाहिए, तो उसको भी सहारा हमारा देश देगा, और हमारा देश उसको सम्मान देगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को रखा है कि हाथी और ड्रैगन दोनों को साथ आना चाहिए। हमारा देश कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं था, ना किसी चीज के लिए था, ना पॉलिसी के लिए था, बल्कि हमेशा हमारे देश ने आगे बढ़कर हर एक का वेलकम किया है, जिसका उदाहरण उनके सामने है जिनपिंग के। वो खुद भी 18 में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए चाइना, उसके बाद वो उन्होंने 19 में उनको बुलाया, और यही नहीं, अपने गृह जनपद गुजरात में भी लेके गए, अपनी स्टेट में। ये क्या दर्शाता है? इतनी हॉस्पिटलिटी दी गई, इसीलिए उन्होंने आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अच्छा सम्मान दिया, रेड कार्पेट वेलकम दिया, जो दिया ही जाना चाहिए, जिसके सम्मान के वो अधिकारी हैं। और आप देखिए कि खुशी के साथ वार्म वेलकम कहते हैं इसको, मिले हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें बहुत कुछ निकल के आने वाला है, और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, खासतौर से ट्रंप। चलिए सर, समय इतना ही था। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। निपुल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से एससीओ समिट चल रही है, और यहाँ से बड़े मैसेज जाएंगे, और कूटनीतिक तौर पर भी ट्रंप को भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, और भारत चीन संबंधों पर जो एक बर्फ जमा थी जो धीरे धीरे पिघल रही है, ये पूरी तरीके से पिघलेगी, इसका संकेत दोनों तरफ से दिया जा रहा है। रुकते हैं छोटे